वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से पार्ट 2। तो देखो, जैसा कि आप देखोगे कि आपके बुक में जो चैप्टर का जो डिवीजन किया गया है वो कुछ इस तरीके से है ना। हमने ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट 1 में कवर किया है। हम लोग आज ये वाला जो पोर्शन है इसे पार्ट 2 में कवर करेंगे। नाउ आपको अगर पार्ट 1 से थोड़ा सा डिस्कशन याद हो तो हम लोग ये देख रहे थे कि रशिया में इवन पूरे यूरोप में काफी सारे लोग जो है वो चेंज चाह रहे थे, है ना। चेंज चाह रहे थे। तो हम लोग उसी बात को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेशली अभी थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग रशिया से। ठीक है, रशिया की बात करते हैं। 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में रशिया जो है ये बाकी दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके कंपेयर में ये लेस इंडस्ट्रियलाइज था। मतलब क्या है कि रशिया में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं था बाकी जो यूरोपियन कंट्री है उनके कंपेयर में। ठीक है, तो बाकी यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में बहुत ज्यादा ये इनकी इंडस्ट्री जो है डेवलप थी नहीं। नाउ रशिया में हम लोग देखेंगे, देखो ये मैं ना आपको बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि बेसिकली ये वीडियो में है क्या, है ना, या फिर आगे आपको क्या देखने को मिलेगा ओवरऑल। तो रशिया में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी एंड रशिया में जो सोशलिस्ट पीपल जो थे उन सोशलिस्ट पीपल ने रशिया में से मोनार्की को एंड कर दिया, है ना। कैसे? रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के थ्रू। रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के थ्रू रशिया में जो सोशलिस्ट पीपल जो थे उन्होंने रशिया में से मोनार्की को एंड कर दिया। और ये जो रेवोल्यूशन हुआ 1917 का, स्पेशली हम लोग देखेंगे कि ये फरवरी 1917 में होगा एंड अक्टूबर 1917 में होगा। तो ये जो भी इवेंट होंगे ना फरवरी में, अक्टूबर में या उसके बीच में, इन इवेंट को ही कहा जाता है रशियन रेवोल्यूशन। इन इवेंट को ही कहा जाता है रशियन रेवोल्यूशन। तो हम लोग बेसिकली ये पूरा चीज जो है हम लोग समझेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आगे डिस्कशन बढ़ाने से पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा जो है जान लेते हैं द रशियन एम्पायर इन 1914। देखो रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, है ना। लेकिन 1914, लेकिन क्या कोई भी रेवोल्यूशन क्या सडनली स्टार्ट होता है? नहीं, कोई भी रेवोल्यूशन अचानक से स्टार्ट नहीं होता है। लोगों के मन में धीरे धीरे जो गुस्सा जो है वो बिल्डअप होता है और एक दिन वो गुस्सा बाहर आ जाता है ना। तो ऐसे ही रशिया में अचानक से लोग उठे फरवरी के महीने में और 1917 में रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। सोचा कि गवर्नमेंट को हटा देंगे, ऐसा नहीं, कुछ तो कारण रहा होगा कि लोग गवर्नमेंट से नाराज थे। ये कारण एक दिन में डेवलप नहीं होता है। तो थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं क्या कारण थे। सबसे पहले द रशियन एम्पायर इन 1914। देखो रशिया में 1914 में कौन रूल कर रहा था? तो रशिया में जो रूल करते हैं उसको बोलते हैं जार। तो कौन जार थे उस टाइम? तो निकोलस टू। तो रशिया में रूल था किनका? जार निकोलस टू का, है ना। इसको टी को साइलेंट पढ़ते हैं ना, सार निकोलस टू। ठीक है। आज के प्रेजेंट डे में अगर रशिया को मैप में देखोगे ना तो बहुत बड़ी कंट्री है। प्रेजेंट डे में अगर आप रशिया को देखो तो बहुत बड़ी कंट्री है। लेकिन ये जो रशिया था 1914 का, ये इवन आज के रशिया से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। आज का रशिया ऑलरेडी काफी बड़ा है और उस टाइम का रशिया तो आज से भी बड़ा था। काफी सारे कंट्री जो आज के डेट में मैप में देखते हो, फिनलैंड, लैटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, काफी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपने जरूर नाम सुना होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। इसके अलावा ये सब कंट्री, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी कंट्री रशियन एम्पायर के पार्ट थे सभी। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी कंट्री रही होगी। बहुत बड़ा सा ये एम्पायर था। और इतना बड़े से एम्पायर में मेनली जो पीपल जो थे, है ना, जो मेनली पीपल थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। जो इतनी बड़ी सी एम्पायर थी इसमें जो ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करते थे? तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। कुछ और दूसरे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी थे बट उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं था। थोड़े बहुत कैथोलिक को फॉलो करते थे, प्रोटेस्टेंट्स थे। ये कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट ना ये क्रिश्चियनिटी का ही एक ब्रांच है, क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ठीक है, तो बहुत सारे दूसरे रिलीजन के लोग भी थे लेकिन मेनली रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे। ये बात हो रही है 1914 की, 1914 में।
अब आगे बढ़ते हैं। उस समय हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी कैसी है। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी, है ना, रशिया का इकोनॉमी कैसा था, सोसाइटी किस तरीके की थी रशिया में। देखो, रशियन रेवोल्यूशन अगर आप जब आप पढ़ते हो ना, तो दो ग्रुप के बारे में आप अच्छा से समझना चीजों को। एक ग्रुप है पीजेंट्स और दूसरा ग्रुप है वर्कर्स। देखो, कोई भी रेवोल्यूशन जब होता है तो सिर्फ लीडर रास्ते में खड़े हो जाएंगे उससे काम नहीं चलेगा। जो लीडर जो है, लीडर के पीछे काफी सारे लोग होने चाहिए, हजारों में लाखों में लोग होने चाहिए जो कि उस लीडर को सपोर्ट करते हो। तो रशिया में भी तो ऑफ कोर्स जो रेवोल्यूशन हुआ उनमें हम लोग पीजेंट्स एंड वर्कर्स, इनका बहुत बड़ा नंबर देखेंगे। अब इनके बारे में दैट मींस जानना बहुत जरूरी है, पीजेंट्स का कंडीशन एंड वर्कर का कंडीशन। जानते हैं रशियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी को। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रशिया की इकोनॉमी की बात करें अगर, तो आप देखो रशिया में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि रशिया जो है यूरोप के बाकी कंट्री के कंपेयर में इंडस्ट्री वहां पे कम थी, लेस इंडस्ट्रियलाइज था। रशिया में जो पॉपुलेशन जो थी उसका 85% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। डायरेक्टली वो लोग एग्रीकल्चर से उनको उनके अर्निंग जो है, लिविंग जो है वो होती थी। तो रशिया में अगर 100 लोग थे, तो मान लो एग्जांपल, तो 100 में से 85 पीपल वो अपने अर्निंग के लिए, वो अपनी लाइफ के लिए डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। मतलब बहुत कम लोग ही क्या कर रहे थे, किसी दूसरी एक्टिविटी में पार्ट कर रहे थे। रशिया में इतना ज्यादा वहां पे एग्रीकल्चर होता था कि इवन रशियन जो है वो एक्सपोर्ट करते थे ग्रेन्स को। इतना ज्यादा वहां पे लोग एग्रीकल्चर करते थे, लोग इतने ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे कि वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, दूसरे कंट्री को बेचते थे ग्रेन्स, अनाज। खुद के लिए तो ग्रो करते ही थे, दूसरे कंट्री को भी बेचते थे। इसके कंपेयर में अगर आप देखोगे ना, वहां पे जैसे उस टाइम में जो बड़ी कंट्री थी जैसे फ्रांस, फ्रांस में सिर्फ 40% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। जर्मनी 50% डिपेंडेंट है। रशिया में कितना, 85% अभी देखा हमने। तो डेफिनेटली रशिया में कहीं ज्यादा पीजेंस थे। रशिया में फार्मर्स का जो नंबर था, पीजेंस का जो नंबर था, ये कहीं ज्यादा था बाकी किसी यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में। ठीक है ना। इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, इंडस्ट्री तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा तो डेवलप था नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। लेकिन थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। रशिया में इंडस्ट्री पूरे कंट्री में तो प्रेजेंट थे ही नहीं, दो चार जगहों पे जैसे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को जो है, यहाँ पे रशियन जो है थोड़ी बहुत इंडस्ट्री प्रेजेंट थी। और धीरे धीरे नए नए इंडस्ट्री स्टार्ट हो रहे थे, रशिया में नए नए इंडस्ट्री खुल रहे थे। और ये जो इंडस्ट्री थे, ये क्या प्रोडक्ट बनाते थे, इनके अलावा कुछ क्राफ्टमैन भी थे। देखो, प्रोडक्ट बनाने का काम एक तो होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में होता है ना, इंडस्ट्री में होता है। इसके अलावा आप कुछ लोगों को देखोगे ना कि वो लोग अपने घर में ही छोटा सा एक रूम में बैठ के कुछ कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। तो क्राफ्टमैन, है ना, आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग जो है उनके पास स्पेस है, वहीं पे बैठ के दो चार प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रशिया में हम लोग देखें कि बहुत सारे क्राफ्टमैन प्रेजेंट थे जो फिर थोड़ा बहुत टूल्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, ऑल्दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी थी, लेकिन बहुत कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत कम थी। तो एक तरफ पीजेंट जो कि 85% के आसपास था, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट पीपल्स, दूसरी तरफ इंडस्ट्री बहुत कम, है ना, और उसमें भी क्राफ्टमैन काफी सारे थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे रशिया में नए नए इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुके थे। इवन जो दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग रशिया में पैसे लगा रहे थे, रशिया में आकर के फैक्ट्री खोल रहे थे। इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो रशिया के जो लोग हैं वो लोग तो फैक्ट्री स्टार्ट कर ही रहे थे। इवन जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो लोग रशिया में आ रहे थे, अब वहां पे किसी चीज का फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे रशिया में फैक्ट्री स्टार्ट हो रही थी। अब आप सोचो, फैक्ट्री में अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए ना। तो सामान आने के लिए क्या चाहिए आपको, रोड चाहिए, रेलवे चाहिए। जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसको मार्केट में लेके जाना है, उसके लिए भी रोड चाहिए, रेलवे चाहिए। तो रशिया में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे रेलवे का नेटवर्क का एक्सपैंड हो रहा था, नए नए रेलवे लाइन स्टार्ट किए जा रहे थे। ठीक है, तो इंडस्ट्री का बहुत स्टार्टिंग फेज था ये। धीरे धीरे ऑफकोर्स ये इंक्रीज हुआ, लेकिन ऑफकोर्स ये स्टार्टिंग फेज था। धीरे धीरे देखेंगे रशिया में जितना ज्यादा कोल यूज होता था, अब उसका यूज जो है वो डबल होने लगा। कोल का यूज जो है, कोल का प्रोडक्शन जो है ये डबल होने लगा। ये क्या दिखाता है कि रसिया में इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही थी।
जो आयरन है या स्टील है, ये 4 टाइम्स इनका आउटपुट बढ़ गया। ठीक है, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो धीरे धीरे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स जो है, उन वर्कर्स का नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, है ना। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का नंबर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। कुछ जगहों पे तो ऐसे थे कि इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर, आज जो क्राफ्टमैन है, देखो क्राफ्टमैन भी सामान बनाते थे लेकिन अपने घरों में ही छोटा सा रूम खोल लिया, छोटा सा प्लेस है, वहां पे दो चार लोग मिलकर बनाते थे, ठीक है? बड़ी फैक्ट्री रही। तो कुछ प्लेस पे इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर एंड क्राफ्टमैन, उनका नंबर इक्वल जैसा हो गया था। ये क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे वर्कर्स का जो नंबर जो है ये इंक्रीज हो रहा था रशिया में। ठीक है, अब ये जो भी इंडस्ट्री प्रेजेंट थी रशिया में, इनकी अगर बात करें तो ज्यादातर इंडस्ट्री जो थे, इनके जो ओनर, जो मालिक जो थे, वो कोई एक पर्सन, कोई एक प्राइवेट पीपल था, कोई एक प्राइवेट पीपल्स थे। ऑल्दो गवर्नमेंट जो है नजर रखती थी इन इंडस्ट्री के ऊपर में, है ना। गवर्नमेंट जो है वो नजर रखती थी कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में किसी रूल का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ये देखती थी क्या लोग, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को क्या मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा है, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के रशियन जो गवर्नमेंट जो थी, उन लोगों ने काफी सारे रूल्स बना के रखे हुए थे, लेकिन ये रूल्स प्रॉपरली इंडस्ट्री में फॉलो नहीं होता था। ठीक है, रूल तो थे लेकिन रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं होता था। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता था कि कहीं कहीं पे 15 घंटे 12 घंटे जो है फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी रशिया की इंडस्ट्री में। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ये जो वर्कर जो थे, जो वो वर्कर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या सभी वर्कर इक्वल थे? ऐसा भी नहीं है। ऑल वर्कर्स वेर नॉट सेम सोशली, कोई बराबर नहीं था। कुछ वर्कर्स थोड़े रिच थे, कुछ वर्कर्स थोड़े पुअर थे, है ना। कुछ वर्कर ऐसे थे जो विलेज से आए थे, गांव से आए थे, अपने गांव को, विलेज को पीछे छोड़ के वो लोग आए थे इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इंडस्ट्री में काम करते थे, पैसे कमाते थे, और फिर चले जाते थे गांव, है ना, अपनी फैमिली को पैसे देने के लिए, अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे थे। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो विलेज से तो आए थे लेकिन परमानेंटली सिटी में बस गए, सिटी में ही परमानेंटली बस गए, है ना, क्योंकि बार बार विलेज आना जाना प्रॉब्लम होता होगा उनको। तो वो लोग सिटी में ही बस गए और सिटी में ही रहने लगे, वहीं पे रह के एज ए वर्कर काम करने लगे। सिर्फ मेन नहीं, इवन वुमेन्स, है ना, वुमेन्स वर्कर भी काफी सारे थे। 31% 1914 में, 1914 में 31% जो वर्कर्स जो थे वो वुमेन थे। लेकिन इनके साथ काफी प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि इनको जो सैलरी दिया जाता था वो मैन के कंपेयर में कम दिया जाता, सेम काम सेम वर्क लेकिन सैलरी कम। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऑल्दो वर्कर्स का कंडीशन कुछ खास बहुत अच्छा नहीं था, चाहे मैन हो वुमेन हो। जो मैन भी थे उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे कि लाइक बहुत अच्छी लाइफ वो लोग जी रहे थे। तो इन वर्कर्स ने क्या किया था ना, अपना कुछ ग्रुप वगैरह, कुछ एसोसिएशन वगैरह जो है इन लोगों ने बना के रखे हुए थे। मान लो कोई एक वर्कर है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, किसी कारण से मान लो ये वर्कर की काम चली जाए, जॉब चली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, तो ये अपने फैमिली को कैसे देखेगा, है ना, कैसे कैसे इसका लाइक घर आगे चलेगा। तो इसके लिए इन लोगों ने कुछ एसोसिएशन बना के रखे हुए थे कि किसी को टाइम पे अगर नीड हो तो थोड़ा बहुत मॉनिटरी फाइनेंशियल हेल्प एक दूसरे को कर सके। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये लोग ने जो है ग्रुप वगैरह बना के रखा हुआ था, अच्छी बात है। नाउ, और ये वर्कर्स के बीच में यूनिटी था। ऑल्दो देखो वर्कर्स जो है अलग अलग टाइप के थे, इवन कुछ वर्कर का ड्रेस बाकी दूसरे वर्कर के कंपेयर में डिफरेंट दिखता था। ठीक है, तो वर्कर में कुछ डिफरेंट थे। स्पेशली अगर हम लोग बात करें मेटल वर्कर्स की, जो मेटल वर्कर्स जो थे, वो मान लो कोई ऐसा वर्कर जो मेटल से कुछ प्रोडक्ट बनाने का काम करता हो, मतलब मेटल के साथ काम करने का उसका नॉलेज हो। अब कोई एक दूसरा वर्कर मान लो वो वुड का कुछ सामान बनाता है या फिर क्लोथ बनाता है मान लो, तो जनरली मेटल वाले वर्कर जो थे ये थोड़े से वुड या क्लोथ वाले के कंपेयर में थोड़े से स्ट्रांग थे, है ना। इनको इनको थोड़ा सा ज्यादा हायर पोजीशन दिया जाता था जो लोग मेटल के साथ काम करने आते था। तो लाइक ऐसा था कि वर्कर सेम नहीं थे, ड्रेस वगैरह भी डिफरेंट थी। लेकिन हाँ, जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम अगर होता था तो सब एक साथ मिल जाते थे, मिल के क्या करते थे, स्ट्राइक्स, है ना। अगर कभी भी जो फैक्ट्री के ओनर्स है या उनके साथ एम्प्लॉयर्स है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होता था तो ये लोग सब मिल के स्ट्राइक करते थे और ऐसी स्ट्राइक लगातार होती थी।
लगातार होती थी। 1896 से लेकर के हम लोग देखेंगे 1897 में, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे स्ट्राइक देखने को मिलेंगे हम लोग को। जो मेटल की इंडस्ट्री जो थी, उस मेटल की इंडस्ट्री में भी हमें जो है 1902 में हम लोग देखेंगे बहुत सारी स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी। तो वर्कर्स को आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम के टाइम में साथ में आ जा रहे हैं, अदरवाइज इनके बीच थोड़ा बहुत गैप डिफरेंसेस भी है। नाउ पीजेंट का क्या, अभी तक हमने बात किया वर्कर्स का, है ना। अब पीजेंट्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। पीजेंट्स का थोड़ा बहुत हमने देखा कि रसिया में जो है 85% लोग पीजेंट्स जो थे वो थे, है ना, फार्मर्स जो थे, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी में वर्क कर रहे थे, यही लोग थे। रशिया में अगर बात करें तो ज्यादातर लोग, जो लोग फार्मिंग करते थे, जो पीजेंट्स जो थे, ये लोग फार्मिंग तो करते थे लेकिन लैंड इनकी नहीं होती थी। लैंड होती थी किसी और दूसरे पर्सन की। मान लो कोई एक बड़ा सा रिच पर्सन है, उसकी बड़ी सी लैंड है, उसने इतना लैंड किसी एक पीजन को दे दिया, इतना किसी और को दे दिया, इतना किसी और को दे दिया, इतना किसी और को दे दिया। मतलब जमीन पे, लैंड पे एग्रीकल्चर करने का काम कौन कर रहे थे, वो थे पीजेंट। लेकिन लैंड उनकी नहीं थी। लैंड किनका था, नोबिलिटी का था, है ना। इनके ऊपर नोबिलिटी का, क्राउन का, या जो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था उनका कंट्रोल था। तो जो नोबल्स थे, है ना, जो नोबल्स थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें जो थी, उनके पास लैंड था, है ना, उनके पास काफी पावर था, पोजीशन था। अब ये इसलिए ऐसा नहीं था कि जो रसिया के जो पीजेंट्स थे, जो लोग थे, वो नोबल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, ऐसा कोई बात नहीं था। उनको ये पोजीशन इसलिए बिल्कुल नहीं मिला कि रसिया के लोग जो है वो पीजेंट्स जो है उनको पसंद करते थे, सपोर्ट करते थे, इसलिए वो नोबल्स बन गए, नहीं। ये नोबल्स के पास पावर इसलिए था क्योंकि वो लोग सर्विस करते थे जार की। देखो, कोई भी किंग जब कभी भी रूल करता है ना, तो अकेले तो पूरा कंट्री को रूल नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है, अपने बिहाफ पे किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर देता है कि मेरे बदले तुम यहां का वर्क देखो, मैं तुमको सैलरी दूंगा। तो जार भी ऐसे ही कर रहे थे, काफी सारे लोगों को नोबल्स बना दिया था, वो लोग जो है देखते थे, वो लोग जार की सर्विस करते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपको याद हो तो वहां पे जो जो पीजेंट्स जो थे वो रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स का। वहां पे जो पीजेंट्स जो थे वो रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स का, इवन उनके लिए, उनके साथ उन लोगों ने लड़ाई भी की, है ना, उनके लिए, फॉर देम। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। रशिया में ये पीजेंट्स जो थे उनका कोई रिस्पेक्ट खास नहीं था नोबल्स के लिए। और ऑफ कोर्स पीजेंट्स में भी काफी सारे डिफरेंसेस थे, जैसे वर्कर के केस में डिफरेंस था, वैसे ही पीजेंट्स के केस में भी काफी सारे डिफरेंसेस थे। ये पीजेंट्स का एक खास बात आप याद रखना कि ये जो पीजेंट्स जो है ना, ये क्या चाहते थे, जिन लैंड पे ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये लैंड इनको मिल जाए। ये लैंड एक्चुअल में किनका होता था, नोबल्स का होता था, है ना, नोबल्स का लैंड होता था। लेकिन इस पे वर्क कौन करते थे, वर्क करते थे पीजेंट्स, है ना, पीजेंट्स जो है वो वर्क करते थे। पीजेंट्स क्या चाहते थे कि ये जो लैंड है, ये लैंड इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, इनको मिल जाए। ठीक है। अब पीजेंट्स को लैंड क्यों देते थे नोबल्स, बिकॉज ये लोग क्या करते थे ना, रेंट पे लेते थे, भाड़े पे लेते थे, है ना। मान लो किसी नोबल के पास बड़ी सी लैंड है, कोई पीजेंट आके बोलेगा कि चलो मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, आप मुझे ये लैंड दे दो, मुझे रेंट पे दे दो, मैं एग्रीकल्चर करूंगा इस पे। तो इसलिए रेंट पे देते थे। लेकिन बहुत बार ये देखने को मिला कि बाद में जो पीजेंट्स जो है वो रेंट को पे नहीं करते थे। और अगर जो लैंडलॉर्ड्स जो है वो अगर मांगने के लिए आ जाए पैसे, तो उनकी पिटाई भी करते थे। कुछ केस में तो कुछ एग्जांपल मर्डर वाले भी हैं, क्योंकि ये पीजेंट्स का कंडीशन कुछ खास अच्छा था नहीं। ठीक है, कुछ खास अच्छा था नहीं। अब ऐसे इंसिडेंट लगातार हो रहे थे। 1902 में तो हम लोग देखेंगे साउथ एशिया में होगा, सॉरी साउथ रशिया में होगा, रशिया का जो साउथ वाला इलाका है वहां पे काफी सारे इस तरह के इंसिडेंट होंगे जहां पे पीजेंट्स जो है वो रेंट नहीं पे करेंगे। और 1905 आते आते तक तो ऐसे इंसिडेंट पूरे रशिया में होने लगे। 1902 में सिर्फ साउथ रशिया में हो रहा था। 3 साल के अंदर अंदर 1905 तक तो पूरे रशिया में ये होने लगे कि पीजेंट्स जो है वो वायलेंस करने लगे, पीजेंट्स जो है वो रेंट देने से मना करने लगे। अब इन पीजेंट्स का एक खास बात ये है कि ये पीजेंट्स के अंदर जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो है ये पहले से प्रेजेंट थी। ऑल्दो एक चीज मैं बात बता दूं, ये लोग ऐसा नहीं कि सोशलिज्म को फॉलो करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है स्टार्टिंग में। लेकिन ये इनका जो एक्शन था, जो वर्क था, वो सोशलिज्म से काफी सिमिलर था। कैसे, आप यहां पे देखो, मान लो किसी प्लेस पे मान लो 5 पीजेंट्स है, 5 फार्मर्स है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 फार्मर्स हैं, उनकी जमीनें हैं।
ये लोग क्या करते थे, बहुत बार आपस में ये जो लैंड है ना, इसको बोलते थे चलो हम लोग अपना लैंड को मिला लेते हैं, एक कर लेते हैं और मिल के इस पे वर्क करते हैं, एक साथ मिल के दे पूल्ड टुगेदर देयर लैंड, मिल के वर्क करते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वो जिसने जितना वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। उसको हम लोग जो है फैमिली का जो रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से उसको हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये तो देखो, रिसोर्सेस को मिल के मैनेज करना सोशलिज्म में ऐसा था ना, मैंने पार्ट वन में समझाया है, आप जाके देख लो अगर पता नहीं है तो सोशलिज्म में तो ऐसा था कि रिसोर्सेस को मिल के मैनेज करना। तो ये सोशलिज्म वाला जो थिंग है ना, ये पहले से पीजेंट में प्रेजेंट था, ऑल्दो बस उनको पता नहीं था या वो लोग उस चीज को उस तरीके से नहीं देखते थे, ठीक है। नाउ सोशलिज्म इन रसिया, अब हमने देखा पीजेंट्स के बारे में, हमने देखा वर्कर्स के बारे में कि किस तरीके से पीजेंट्स है, पीजेंट्स की अपनी ग्रुप है, उनके बीच में भी कुछ इश्यूज है। हमने देखा वर्कर्स के बारे में, है ना, कि कंडीशन उनका भी अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन्स के साथ में। अब ये जो सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इस टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे जब रशिया में सोशलिज्म जब आएगा, है ना, तो देखो कोई भी जब आइडियोलॉजी जब आती है ना, तो इसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी जब आएगी रशिया में, इसको भी सपोर्ट चाहिए होगा। किसका सपोर्ट मिलेगा, पीजेंट्स का कि वर्कर का? देखते हैं। देखो 1914 में, 1914 में होगा ये कि इससे पहले रसिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी, हम लोग देखेंगे सोशलिज्म इन रशिया, ठीक है। तो 1914 से पहले रशिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन सबको डिक्लेयर कर दिया गया था अन इलीगल, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो मार्क्स के आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, कॉल मार्क्स, है ना, कॉल मार्क्स जिन्होंने सोशलिज्म का आइडिया दिया, है ना, उसका नाम क्या है, कॉल मार्क्स। तो जो पीपल कॉल मार्क्स की आइडिया में बिलीव करते थे, इन लोगों ने बनाया एक पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर पार्टी कब? 1898 में। ऑफ कोर्स देखो 1914 से पहले का टाइम है ना, मतलब ये पार्टी कैसा होगा, इलीगल होगा, ठीक है। तो ये लोग न्यूज़पेपर इनका था, अपने वर्कर्स थे, स्ट्राइक्स वगैरह करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर करके रखा हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इसके साथ और भी दूसरी थी, सबको इलीगल डिक्लेयर करके रखा हुआ था 1914 तक। नाउ अब देखो सोशलिज्म को अगर स्प्रेड करना है तो सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट किसका, पीजेंट्स का कि वर्कर का? तो कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे, कुछ रशियन सोशलिस्ट ऐसे थे जिनका मानना यह था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को मेनली सपोर्ट मिलना लेने का ट्राई करना चाहिए पीजेंट्स से। पीजेंट्स जो ग्रुप है ना, फार्मर्स वाली जो ग्रुप है, उनको अपने साथ लाना चाहिए, है ना। और मेनली ट्राई करना चाहिए कि सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी जो है इसमें पीजेंट्स जो है बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। क्यों ऐसा, क्यों पीजेंट्स? क्योंकि अभी आप देखो, हमने अभी जस्ट देखा कि पीजेंट्स अपना रिसोर्सेस, अपने लैंड को पूल करते थे, लैंड को एक साथ लेके आते थे, उसमें मिलके फार्मिंग करते थे। तो सोशलिज्म से काफी मिलता जुलता है। तो इनका भी कहना था कि रशियन पीजेंट्स जो है ना, ये अपने लैंड को जिस तरीके से डिवाइड करते हैं पीरियोडिकली, तो ये एक तरीके से नेचुरली ये लोग सोशलिस्ट ही हैं, इनको बस पता नहीं है। ये लोग सोशलिज्म आइडियोलॉजी को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलो इनको साथ में लेके आते हैं। ये जो पीपल थे, जो रशियन सोशलिस्ट पीपल जो थे, इनका मानना यह था कि किसी भी दूसरी कंट्री के कंपेयर में रसिया जो है ये ज्यादा जल्दी सोशलिस्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो ज्यादातर लोग है कौन है, पीजेंट है। अब पीजेंट ऑलरेडी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जैसी है ना, लैंड को डिवाइड करना, लैंड को पूल करना, ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो रसिया का बहुत चांस है कि बहुत जल्दी सोशलिस्ट हो जाएगा। अब यहां पे एक और पार्टी बनेगी, है ना, एक और पार्टी यहां पे बनेगी, दैट इज सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी, ठीक है। इन लोगों ने भी डिमांड किया, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया कि हाँ हाँ सही बात है। जो पीजेंट्स जो है, ये पीजेंट्स जो डिमांड कर रहे हैं ना, पीजेंट्स क्या डिमांड कर रहे थे कि नोबल्स का जो लैंड है ना, वो लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दो। यही बोल रहे थे ना फार्मर्स कि जिन लैंड पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ये लैंड तो हमारी है नहीं, हमको तो हमें तो रेंट पे लेना पड़ता है, आप हमें ये लैंड दे दो, नोबल से लेकर के ट्रांसफर कर दो। तो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वालों ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज ने इस आइडिया को सपोर्ट किया कि लैंड ट्रांसफर करो, लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स है, इन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। ये लोग जो बोल रहे थे ना, सोशल डेमोक्रेट्स वाले, इससे पहले क्या बोल रहे थे, जो दूसरी पार्टी वाले थे, वो लोग क्या बोल रहे थे कि पीजेंट्स को ही मेन फोर्स बनाओ,
मेनली पीजेंट्स को ट्राई करो, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में जो मेन रोल है वो पीजेंट्स का हो। तो इस चीज को लेकर के सोशल डेमोक्रेट्स बोल रहे थे ना, नहीं, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है इनको पीजेंट्स से? तो इनका कहना यह था कि जो पीजेंट्स जो है ये एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। देखो, सोशलिज्म करने के लिए, सोशलिज्म के आइडिया के साथ रेवोल्यूशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग भी ये इस रेवोल्यूशन में हो, वो सभी पीपल एक इक्वल हो, कोई उनके बीच डिफरेंसेस ना हो। लेकिन पीजेंट्स के केस में तो काफी डिफरेंसेस था ना। कुछ पीजेंट्स रिच थे, कुछ पुअर थे, है ना। कुछ लेबर के तौर पे काम कर रहे थे, कुछ के पास थोड़ी बहुत खुद की जमीन थी, लैंड थी। तो पीजेंट्स में काफी सारा डिफरेंसेस था। तो अगर एक कम्युनिटी, एक ग्रुप जिनके बीच में, जिनके अंदर काफी सारे डिफरेंसेस है, उनको साथ में लेकर के कैसे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को हम लोग स्प्रेड करेंगे? जबकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सब इक्वल है। तो पीजेंट्स खुद अनइक्वल है, अब वो लोग बाकी सोसाइटी में इक्वलिटी लाने का ट्राई करेंगे। मजाक सा लग रहा है ना ये। तो दैट्स वाई लेनिन का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब इस चीज को लेकर के जो सोशल डेमोक्रेट्स वाली जो पार्टी है, जो सोशल डेमोक्रेट्स वाली जो पार्टी जो है, इनके बीच में इस चीज को लेकर प्रॉब्लम आ गया। एक ग्रुप का कुछ और कहना था, दूसरे ग्रुप का कुछ और कहना था। एक साइड में एक ग्रुप था जिसको बोलते हैं बोल्शेविक ग्रुप। सोशल डेमोक्रेट्स जो थे उसमें वहां पे हम लोग देखेंगे, एक जो ग्रुप था उसको बोलते हैं क्या? बोल्शेविक ग्रुप। बोल्शेविक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है मेजोरिटी। बोल्शेविक जो वर्ड है ना, ये एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है मेजोरिटी। इस ग्रुप के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था मेंशविक। मेंशविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। तो एक तरफ थे बोल्शेविक और दूसरी तरफ मेंशविक। देखो, बोल्शेविक वालों का क्या कहना था, मेंशविक वालों का क्या कहना था, डिफरेंस क्या है बोल्शेविक एंड मेंशविक में, आप समझो। बोल्शेविक वालों का कहना यह था कि हमारी जो पार्टी है ना, इस पार्टी में किसी भी पर्सन को ऐसे ही हम लोग एडमिट नहीं कर लेंगे, किसी भी पर्सन को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। हमारा जो पार्टी जो होना चाहिए, ये बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। किसी को भी ऐसी एडमिशन नहीं दे सकते हैं। हम लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट ये है कि जो लोग भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, ये कैसे हो, ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, है ना। हमारा मेंबर जो होना चाहिए ना, मेंबर के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। बस 100 मेंबर आ जाएंगे लेकिन सोशलिज्म का किसी को पता ही नहीं, तो वैसे मेंबर नहीं चाहिए। ये मानना था बोल्शेविक वालों का। बोल्शेविक वालों का मानना ये था कि जो जार जो है ना, जार का रूल को अगर एंड करना है तो बहुत डिसिप्लिन तरीके से हमें अपना पार्टी को मैनेज करना पड़ेगा। हमें ऐसे मेंबर्स लाने होंगे जो मेंबर जो है बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, उनके अंदर क्वालिटी हो। किसी को भी लेके आ जाएंगे जिनको सोशलिज्म का पता नहीं है, वो भी आके पार्टी ज्वाइन कर लिया, मतलब बस जस्ट बिकॉज फ्रेंड ने किया, ऐसा नहीं चलेगा। ये मानना था बोल्शेविक वालों का। अब मेंशविक वाले क्या बोल रहे थे कि नहीं, पार्टी सभी के लिए ओपन होना चाहिए, कोई भी पर्सन, है ना। इससे क्या होगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारा सपोर्ट इंक्रीज होगा। तो किसी के लिए भी पार्टी, कोई भी अगर मेंबर बनना चाहता है, अलाउ करो। ये कहना था मेंशविक वालों का। एक और डिफरेंस ये था, है ना, एक और डिफरेंस ये था, ऑल्दो आपके बुक में दिया नहीं है, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो आप पता चलेगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बोल्शेविक जो ग्रुप है ना, ये इनका कहना ये था कि हमें जो रेवोल्यूशन करना है, इसके लिए वर्कर प्लस पीजेंट्स दोनों को साथ में लाते हैं, दोनों को साथ में लाते हैं, एंड देन उसके बाद में रेवोल्यूशन करते हैं। ये कहना था बोल्शेविक वालों का। अब मेंशविक वालों का कहना था कि नहीं, हमें रेवोल्यूशन करना चाहिए सिर्फ वर्कर्स के साथ, सिर्फ वर्कर्स को साथ में लाओ और उसको साथ में लेकर के रेवोल्यूशन करो। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंसेस थे, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि पार्टी जो सोशलिस्ट पीपल है, इनके बीच में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस था, है ना। नाउ, अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। देखो, रशिया में जो रेवोल्यूशन होगी वो तो 1917 में होगी, लेकिन 1905 में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था। 1905 में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, है ना। तो इसलिए द 1905 रेवोल्यूशन, है ना, वो भी एक डिफिकल्ट टाइम था। क्या था, देखते हैं, समझते हैं। नाउ देखो, रसिया एक ऑटोक्रेसी थी, ऑफ कोर्स किंग का रूल चल रहा था, है ना। वहां पे सिर्फ जो किंग जो है, जो जार जो है, उनका रूल चल रहा था। तो ऐसा कंट्री जहां पे किंग रूल कर रहा हो, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मोनार्की, है ना, मोनार्की बोलते हैं। मतलब रसिया एक मोनार्की था, है ना। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि यूरोप में कुछ दूसरे कंट्री,
वहां पे भी किंग रूल कर रहे थे, वहां पे भी मोनार्की था, लेकिन ये मोनार्की रसिया वाली मोनार्की से डिफरेंट थी। क्योंकि यूरोप के कुछ कंट्री में जो मोनार्की था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। अब इसमें क्या डिफरेंस है? एक है मोनार्की जो कि रसिया में था, और यूरोप के कुछ कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। डिफरेंस क्या होता है समझाता हूं मैं। देखो, मोनार्की का मतलब होता है कि किंग रूल करेगा, है ना? किंग रूल कर रहा है अपने मनमानी, अपने हिसाब से जो डिसीजन लेना है अपने मनमानी के हिसाब से, कोई रोकने वाला नहीं किंग को, है ना? किंग को जो मन करेगा अपने वो डिसीजन वो लेगा, ये है मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होगा? किंग तो रूल कर रहा है, लेकिन किंग को कंट्रोल करने के लिए एक क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा मतलब पार्लियामेंट जैसा कुछ होगा। वहां पे एक लोगों का गवर्नमेंट होगा, वहां पे पार्लियामेंट होगी जो क्या करेगा? किंग का पावर को कंट्रोल करने का काम करेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन किंग का पावर को लिमिट करेगा, कंट्रोल करेगा। ये डिफरेंस है मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। तो हम लोग ये देखेंगे कि रसिया में तो मोनार्की था, यूरोप के बहुत सारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। तो रसिया के जो लिबरल्स जो थे, अब अगेन लिबरल्स कौन थे? पार्ट वन में मैंने समझाया। जो लिबरल्स जो थे ये क्या चाहते थे कि रसिया को मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाए। मतलब रसिया में जो जार जो है, जार का पावर को कुछ कंट्रोल किया जाए। ऑफ कोर्स ये जो आइडिया था, इसको जो दूसरे पार्टी थे लिबरल को, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे या सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थी या जो पीजेंट्स थे या फार्मर्स थे, ऑफ कोर्स इन लोगों ने भी सपोर्ट किया। इन लोगों ने भी सपोर्ट किया कि हाँ, रसिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन रसिया की जो किंग है, जो जार है, उसका पावर को कंट्रोल करेगा। ठीक है। 1905 में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, डिमांड लोगों का इंक्रीज होगा, लोग डिमांड करने लगेंगे और एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। और इस रेवोल्यूशन को ऑफ कोर्स ये जो लोग जो थे, जो लिबरल्स थे, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, जो सोशलिस्ट थे, वो लोग तो सपोर्ट कर ही रहे थे। इसके साथ ही जो पीजेंट्स, जो वर्कर्स, ये जो थे, ये भी सपोर्ट करेंगे, और भी बहुत सारे लोग। जैसे हम लोग देखेंगे जो नेशनलिस्ट पीपल जो थे, ठीक है, जो पोलैंड में जो काफी सारे नेशनलिस्ट पीपल थे, ये सपोर्ट करेंगे। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो था रसिया में, वहां पे एक कम्युनिटी, जो एक ग्रुप जो है, जो जैदिस जो पीपल है, ये लोग भी सपोर्ट करेंगे। मतलब काफी सारे लोग क्या चाह रहे हैं कि जार का पावर को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाए। अब इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है। अब देखो, ये जब प्रोटेस्ट जब हो रहा था, तो इस टाइम में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक इवेंट होगा, एक छोटा सा घटना, एक छोटी सी इंसिडेंट होगी, और यही काफी बड़ी मैटर बन जाएगी। समझते हैं क्या है? 1904 के टाइम में क्या हुआ ना, कि रसिया में जो है, जो सामान जो थे, नॉर्मल प्राइसेस, जो नॉर्मल खाने पीने के सामान जो है, इसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए, प्राइसेस काफी हाई थे। और जो वर्कर्स जो थे, इनकी सैलरी काफी कम थी। तो लोगों को, वर्कर्स को काफी सारा प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, ये वर्कर्स की बात कर रहे हैं। वर्कर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा। उनको सैलरी कम मिल रही है, फैक्ट्री में काम ज़्यादा करना पड़ रहा है ना? काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, उनको सैलरी कम मिल रही है, और जो नॉर्मल खाने-पीने की सामान है, इसके दाम बहुत बढ़ गए। जो एसेंशियल गुड्स आइटम, बहुत दाम बढ़ गए इसके। प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, है ना? तो सबसे पहले इन लोगों ने कुछ एसोसिएशन बना के, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगे, है ना? तभी होगा ये। एक आयरन वर्क्स था, है ना? पुटिलोव आयरन वर्क्स, मतलब कि बेसिकली एक फैक्ट्री थी जहां पे कुछ वर्कर्स जो काम करते थे, इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इनको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो क्योंकि वर्कर्स वालों ने अपना एसोसिएशन बना के रखा हुआ था, ग्रुप बना के रखा था, ये लोगों को, ये चार वर्कर्स को जब निकाल दिया जाएगा, तो ये जाएंगे अपने लोगों के पास, जाके बताएंगे कि देखो, हमें तो जॉब से निकाल दिया। अब सभी लोग जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखते देखते कुछ ही दिनों के अंदर जो वर्कर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में, ये 1 लाख से भी ज्यादा हो गया। 1 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग जो है, वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। क्या डिमांड था इनका? सैलरी बढ़ाओ, इंक्रीज द वेजेस, सैलरी बढ़ाओ, प्रॉब्लम हो रहा है हमें। हमारा जो काम करने का जो आवर है, वर्किंग डे जो है, इसको कम करो, 8 घंटे करो इसको। हमारा जो कंडीशन है, वर्कर्स का जो कंडीशन जो था, बहुत खराब था, इसको भी ठीक करो। तो ये कुछ डिमांड कर रहे थे वर्कर्स जो है, वो डिमांड कर रहे थे। नाउ, अब इनके यही सब डिमांड्स को लेकर के, और बाकी जो थोड़े बहुत और कुछ दूसरे डिमांड्स है, इनको लेकर के एक पर्सन है, फादर गैपोन। फादर गैपोन,
ये कुछ लोगों का जो रैली जो होता है ना, जुलूस जो होता है ना, रैली लेकर जुलूस लेके किनका, वर्कर्स का, ये लेकर के पहुंच गए कहाँ, विंटर पैलेस। विंटर पैलेस क्या है, तो विंटर पैलेस में जो है वो किंग का जो रेसिडेंशियल प्लेस था, किंग रहते थे वहां पे, किंग वहां रहते थे। तो फादर गैपोन अपने लोगों के साथ वो पहुंच गए वर्कर के साथ वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए कि देखो वर्कर की कंडीशन कितनी खराब है। गवर्नमेंट किंग के अगेंस्ट में, किंग को बोलने लगे आप कुछ करो आप। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां पे इन वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ, इन वर्कर्स को मारा पीटा गया, पुलिस ने पिटाई की। वहां पे जो कॉकेकस थे, वहां पे बेसिकली कॉकेक्स जो पीपल थे, ये एक ग्रुप है ना, एक इथनिसिटी बोल सकते हो, जो वहां की थी। तो उन लोगों ने इनको मारा पीटा, 100 से ज्यादा वर्कर डेथ हो गई, मोर देन 100 वर्कर्स का डेथ हो गया, 300 से ज्यादा लोग जो है इंजर्ड थे। इसे ही बोला जाता है ब्लडी संडे, ब्लडी संडे। अब वर्कर के साथ इतना, वर्कर गए थे किंग के पास हेल्प मांगने के लिए, उल्टा इनकी यहां वहां तो इनकी पिटाई हो गई, काफी लोगों की डेथ हो गई। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, वो वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। अब जब ये मैटर और ज्यादा बड़ा हो गया, अब वर्कर तो वर्कर, वर्कर के साथ जो स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, जो नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल थे, ये लोग भी अपना अपना ग्रुप, एसोसिएशन, यूनियन वगैरह बना बना करके ये लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे। पहले तो वर्कर से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल पीपल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे और भी ज्यादा सोसाइटी के लोग ज्वाइन करने लगे इनको, है ना। और ये लोग लगातार अपना अपना यूनियन बनाएंगे, अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ये जो अलग अलग ग्रुप जो है अपना अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। सिचुएशन को दे, तो ये जो भी इवेंट हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं 1905 का रेवोल्यूशन, 1905 का रेवोल्यूशन, है ना। अब ये चीज देखो, अब जब प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, तो प्रोटेस्ट का आउटकम क्या हुआ, जार को समझ में आ गया सिचुएशन बहुत खराब हो गया है। तो जार ने क्या सोचा, जो किंग जो है उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि चलो लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलो रसिया में मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देते हैं, चलो। मतलब मोनार्की में तो पार्लियामेंट नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्लियामेंट होगा, है ना। तो जार ने लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए सोचा कि चलो लोग अभी गुस्सा है, तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, पार्लियामेंट बना देते हैं, अब बाद में तो फिर हम अपना हिसाब से देख ही लेंगे। तो जार ने अलाउ किया कि चलो ठीक है, पार्लियामेंट बना दो, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बना दो। जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, संसद, लोकसभा, राज्यसभा जैसे नाम है ना, संसद। वैसे ही रसिया में जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं डूमा। तो रसिया का पार्लियामेंट का नाम क्या है, डूमा। तो जार ने अलाउ किया कि ठीक है डूमा बना दो, इलेक्शन करवा लो, एंड डूमा में लोग इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। अब जब ये डूमा इलेक्ट होके आए, ठीक है, ये जो डूमा जो इलेक्ट होके आए, ठीक है, तो पहला जो डूमा जो आया, ये 75 डे तक वर्क करेगा। देखो, जार ने डूमा को क्यों अलाउ किया, जार ने ये सोचा कि चलो लोगों का जो गुस्सा जो है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए डूमा को अलाउ कर देते हैं, है ना। बाद में सारा पावर तो जार के पास ही रहना है, जार ने ये सोचा था। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, कि ये डूमा में जो लोग इलेक्ट होके आए, ये लोग कुछ ऐसा डिसीजन लेने लगे कि वो जार को ये फील होने लगा कि ये डूमा वाले तो मेरा पावर कम करना चाह रहे हैं, मेरा पावर को कंट्रोल करना चाह रहा है। जार ने बोला कि चलो ये डूमा खत्म, 75 डे के अंदर अंदर जो है ये डूमा खत्म, हटा दिया, डिसमिस कर दिया। इसके साथ ही जब रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उस समय मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे पार्टी वगैरह जो है बनाए गए थे, ताकि जो जार है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सके। तो जितने भी ऐसे यूनियन, पार्टी, ये सब जो बनाए गए थे, सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। जो लोग भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, या तो वो भाग गए या तो उनको अरेस्ट कर लिया, है ना। तो जार बस मैटर को ठंडा करने के लिए उस समय एग्री हो गए, बाद में चुन चुन के लोगों को जो है वो टारगेट करने लगे। डूमा जो बनाया था, डूमा को भी खत्म कर दिया। उसके बाद में जार ने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि देखो मैं क्या करता हूं, अब देखो डूमा को कंप्लीट एंड कर देंगे तो लोग तो फिर भड़क जाएंगे ना, लोग तो फिर भड़क जाएंगे कि डूमा जार ने अलाउ किया था लेकिन एंड कर दिया। तो जार ने बोला कि ठीक है, फिर से नया पार्लियामेंट बनाएंगे। बेसिकली जार ये चाहता था कि डूमा में जो लोग हो, वो ऐसे लोग हो जो जार का फ्रेंडली हो, है ना। जार ये चाहता था कि डूमा में जो लोग इलेक्ट होके आए,
वो ऐसे लोग हो जो जार के अगेंस्ट में बात ना करे, जार के फेवर में बात करे। लेकिन जो पहला जब डूमा जब बना था उस समय ऐसे लोग थे जो जार से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उनको, तो एज अ रिजल्ट उनको हटा दिया। जार ने बोला कि नया डूमा बनेगा, तो अनदर डूमा वाज फॉर्म्ड, है ना। अब ये दूसरा जो डूमा बना, यहां भी सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे भी जो डूमा में जो लोग इलेक्ट होके आए थे उनके साथ में जो जार जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे। लाइक जार को ये फील हो रहा था कि ये तो क्या कर रहे हैं, इनका पावर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो जार ने एक आइडिया लगाया। आइडिया ये था कि जार ने ना वोटिंग करने के लॉ में ही चेंज कर दिया। जार ने वोटिंग करने के लॉ में ही चेंज कर दिया, और जार ने ये इंश्योर किया कि अब थर्ड जब डूमा वो बनाएगा, थर्ड बार जब डूमा बनाएगा, तो उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोगों का इलेक्ट होके आए डूमा में जो लोग जार का फ्रेंडली हो, है ना, जो लोग जार के सपोर्ट में बात करें। तो थर्ड डूमा बनेगा, और थर्ड डूमा जब बनेगा तो जार ने इंश्योर किया कि जो भी लिबरल्स है या रेवोल्यूशनरीज जो है, ये लोग तो जार के अगेंस्ट में बात करेंगे ना, इनको कहीं से भी एक्सेस नहीं मिले डूमा का। डूमा में सिर्फ वैसे लोग इलेक्ट होके आए, डूमा मतलब रशिया की पार्लियामेंट, डूमा में ऐसे लोग हो इलेक्ट होके आए जो कि जार के सपोर्टर्स हो, ना कि उनके अगेंस्ट में बात करें। तो चलो डूमा थर्ड बन गया, एंड देन वो थर्ड वाला डूमा जो है ये काफी लंबे टाइम तक काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक जार ने लॉ को चेंज कर दिया था और ऐसे अलाउ किया कि ये सिर्फ जार के सपोर्टर ही हो डूमा में। तो मैटर यहां पे तो सॉल्व हो गया 1905 वाला, है ना। तो 1905 वाला मैटर यहां पे एंड होता है, लेकिन अब एक नया इंसिडेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये एक बड़ा प्रॉब्लम लेके आएगा जार के लिए। ठीक है, और यहीं से हम लोग देखेंगे 1917 का रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा 1914 में। 1914 में क्या स्टार्ट होगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हम लोग अभी टॉपिक देखेंगे आपके बुक में से, कौन सा टॉपिक? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। देखो ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, ये सभी मैंने एज इट इज आपके बुक से लिया है। ठीक है, तो आप जो है बाकी जो अंदर का कंटेंट है मैंने उसको काफी अपडेट किया हुआ है, तो आप उसको एज ए नोट्स यूज कर सकते हो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, समझते हैं इसे। 1914 में वॉर स्टार्ट होगा। कौन सी वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दो ग्रुप थे, है ना। तो एक तरफ जो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये लोग प्रेजेंट थे। ठीक है, एक तरफ जो है पहला जो ग्रुप था वहां पे हम लोग देखेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की वगैरह ये लोग प्रेजेंट थे। दूसरी तरफ ग्रुप में फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया ये लोग प्रेजेंट थे। बाद में कुछ और दूसरे कंट्री जैसे इटली, रोमानिया, इन लोगों ने भी ज्वाइन किया। तो दो ग्रुप है ना। अब रसिया जो है वो कौन से ग्रुप में था? फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ। अब ये वर्ल्ड वॉर जो जो हो रहा था ये यूरोप में तो हो ही रहा था, ठीक है, इवन यूरोप के बाहर भी हो रहा था। यही है ना वर्ल्ड वॉर। आप सेकंड चैप्टर में और थोड़ा सा, नेक्स्ट वाले चैप्टर में और थोड़ा सा इसके बारे में जानोगे, हिटलर वगैरह जब पढ़ोगे तब जानोगे। ठीक है ना। अब जब ये वॉर हो रहा था तो रसिया की जो एम्पायर थी, रसिया जो था वो भी वॉर में इन्वॉल्व था। अब इस टाइम में जार निकोलस से एक भारी गलती हो जाएगी। ठीक है, जार निकोलस जो है वो क्या करेगा, जब ये वॉर में पार्टिसिपेट करने का बात हो, वॉर में क्या करना है नहीं करना है, इन सब चीजों को लेकर के जार ने डूमा से कोई बात नहीं किया, या फिर जो भी पार्टी जो भी थी वहां पे कोई बात नहीं किया। जार को फील हुआ कि उसको वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो उसने पार्टिसिपेट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे शुरू शुरू में लोगों ने सपोर्ट किया, शुरू शुरू में लोगों ने जार को सपोर्ट किया, है ना, कि जार जो है बेसिकली रसिया का वॉर अब स्टार्ट हो गया किसके साथ? जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मनी ऑपोजिट टीम में था। तो यहां पे जैसे आप देखो, मान लो यहां पे जर्मनी है और यहां पे मान लो रशिया है, तो रशिया के साथ जर्मनी का वॉर हो रहा है। ठीक है, और इस साइड में जर्मनी जो है इधर में फ्रांस वगैरह है, इससे भी वॉर कर रहा है। मतलब जर्मनी वाले इधर में फ्रांस से भी वॉर कर रहे हैं, इधर में रशिया से भी वॉर कर रहा है, दोनों साइड वॉर हो रहा है। ठीक है, शुरू शुरू में लोगों ने सपोर्ट किया, शुरू शुरू में लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन जो रशिया में जो लोग थे वो लोग ऑफ कोर्स क्योंकि जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं ना, तो जर्मनी वालों के लेकर के उनके मन में एक तरह का हेट होगा, गुस्सा होगा, एंटी जर्मन फीलिंग्स जो है ये बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि यहां पे देखो एक और प्रॉब्लम यहां पे ये आएगा, क्योंकि देखो रशिया का जर्मनी से वॉर हो रहा है तो जर्मनी को लेकर के तो ऑफ कोर्स गुस्सा तो होगा ही उनके मन में। प्लस रसिया में जो किंग जो थे ना, जार जो थे, उनकी जो वाइफ उनकी जो वाइफ जो थी ये जर्मन ओरिजिन की थी। मतलब रसिया की जो क्वीन जो थी वो जर्मन थी।
वो जर्मन ओरिजिन की थी। तो इस चीज को लेकर के रसिया के जो कॉमन पीपल थे वो क्वीन को हिट करते थे कि हमारा तो जर्मनी के साथ वॉर हो रहा है, हमारी तो क्वीन ही जर्मन की है। तो इस चीज को लेकर गुस्सा था उनके मन में। प्लस एक और पर्सन था रेस्प्यूटिन। ये एक, ठीक है, ये जो है एक मॉन्क था। अब इसने भी रसिया की जो गवर्नमेंट जो था, रसिया का जो जार वाला जो गवर्नमेंट था, जो ऑटोक्रेसी था, उसको काफी डैमेज किया, उसको काफी अनपॉपुलर किया, इनफेमस किया। ठीक है। तो ये सब इश्यूज जो है चल रहा था। और इस तरफ में जर्मनी का वॉर चल रहा है, एक तरफ में फ्रांस है, एक तरफ में रशिया है। अब होगा क्या कि जर्मनी देखो, यानी कि जर्मनी इधर फ्रांस के साथ भी वॉर कर रहा है और जर्मनी इधर रशिया के साथ भी वॉर कर रहा है। लेकिन इन दोनों जगह पे जो वॉर हो रहा था ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं फिर समझाता हूं। यहां पे आप देखो, मान लो कि यहां पे ऐसे था, यहां पे फ्रांस, यहां जर्मनी और यहां पे रशिया। देखो ये जो इस साइड में, वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में फ्रांस एंड जर्मनी का जो वॉर हो रहा था ना, इस समय जो फ्रांस के जो सोल्जर वगैरह जो लोग भी थे, ये लोग जब लड़ाई कर रहे थे तो ये लोग ट्रेंचेस में छुप के लड़ाई कर रहे थे, ट्रेंचेस में लड़ाई कर रहे थे। अब ट्रेंचेस क्या होता है? देखो जब वॉर होता है ना, तो जहां पे वॉर हो रही है ना, वहां पे एक ड्रेन जैसा, वहां पे ड्रेन जैसा बना देते हैं, है ना, ड्रेन जैसा बना देते हैं, ट्रेंचेस। अब उसमें छुप के उसके अंदर खड़ा होके जो सोल्जर्स जो है वो सामने जो है गोली वगैरह चलाते हैं, छुप के गोली चलाएंगे ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस में छुप के गोली क्यों चलाएंगे? ताकि सामने से कोई गोली चला रहा हो, सामने से कोई शूटिंग कर रहा हो तो इनको गोली ना लगे, इनकी डेथ ना हो। मतलब अपने आप को ये सेफ करते हुए ये लोग वॉर कर रहे थे ना, ये फ्रांस वाले साइड में, इस साइड में, ठीक है, ट्रेंचेस में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन रसिया का जो बॉर्डर है, रसिया एंड जर्मनी की जो यहाँ पे वॉर हो रही थी, यहाँ पे रसिया वाले ट्रेंचेस यूज नहीं कर रहे थे। ये लोग तो एकदम पूरा एकदम अपने चेस्ट को दिखाते हुए एकदम आगे जाके बढ़ के लड़ाई कर रहे थे, है ना। ऑफ कोर्स ट्रेंचेस में छुप के लड़ाई नहीं करोगे, सामने से बुलेट आएगा तब डेथ भी तो होगी। तो इसी कारण से हम लोग ये देखेंगे कि रसिया वाले साइड में बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ होगी, फ्रांस वाले साइड में नहीं, रसिया वाले साइड में बहुत सारे रशियन सोल्जर्स का डेथ होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ट्रेंचेस में जाकर के लड़ाई नहीं कर रहे थे, वॉर नहीं कर रहे थे। तो वही यहां पे समझाया है, मैं आपको समझाता हूं यहां पे, ठीक है। तो सोल्जर्स जो फाइट कर रहे थे दो फ्रंट पे, एक तो ईस्टर्न फ्रंट पे, एक तो वेस्टर्न फ्रंट पे, है ना, ईस्टर्न फ्रंट पे एंड वेस्टर्न फ्रंट पे। वेस्टर्न फ्रंट पे कौन सा? जहां पे फ्रांस था, वहां पे ये लोग जो है, ये लोग बहुत सारे ये लोग मेजर्स लेंगे सो दैट कैजुअलिटी कम से कम हो, कैजुअलिटी कम से कम हो। लेकिन रसिया वाले साइड में तो इन लोगों ने ऐसे कुछ खास मेजर्स नहीं लिए, इस कारण से बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी रसिया वाली साइड में, ठीक है। लगभग हम लोग देखेंगे रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन द जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 16। बहुत बैडली लॉस्ट होंगे ये लोग, बहुत बुरी तरीके से इनकी, लाइक इनके लोगों की डेथ होगी, कैजुअलिटीज होगी। 7 मिलियन जो पीपल्स जो थे, इनका डेथ हो चुका था। हो सकते हो 7 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 70 लाख, 70 लाख पीपल का डेथ हो चुका था। अब रसिया की आर्मी जब थोड़ी सी पीछे होने लगी, देखो स्टार्टिंग में हुआ क्या कि रसिया वाले जो है, मान लो ये जर्मनी का एरिया है ना, ये एरिया पे रसिया वाले मान लो कब्जा करके बैठ गए। लेकिन बाद में जब जर्मनी वालों ने खूब अटैक किया तो इनको पीछे जाना पड़ा, रसिया वालों को वो जमीन छोड़ के जाना पड़ा पीछे। तब जब ये लोग पीछे जा रहे थे तो इन लोगों ने क्या किया, जितने भी उस एरिया में क्रॉप्स वगैरह जो भी थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो बिल्डिंग्स वगैरह जो है, रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड द बिल्डिंग, है ना। तो क्यों किया रशिया वालों ने ऐसा, है ना, क्यों किया? बिकॉज उनका मानना ये था कि चलो हम लोग तो ये लैंड छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग तो इसको कब्जा करके नहीं रख पाए, अब जर्मन वाले जब आएंगे तो यहाँ पे भूखे मरेंगे, उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, उनके रहने के लिए बिल्डिंग नहीं होगी। तो इसीलिए क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स जो है उन लोगों ने काफी सारा डिस्ट्रॉय किया, जो रशियन आर्मी थे। अब क्रॉप्स एंड इन सबको डिस्ट्रॉय तो कर दिया, ये सोच के कि जर्मन वाले आएंगे तो भूखे मरेंगे यहाँ पे। लेकिन उस एरिया में जो नॉर्मल पीपल रहते थे उनका क्या? उनके भी तो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गए, उनके लिए भी तो खाने का प्रॉब्लम हो गया। तो काफी सारे ऐसे लोग, वो लोग जो है वो लोग रसिया में चले गए एज अ रिफ्यूजी, वो लोग रसिया में चले गए एज अ रिफ्यूजी और रसिया में ही रहने लगे। और ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इसने जार को बहुत ज्यादा अनपॉपुलर बनाया, है ना, लोग गुस्सा हो गए जार से कि इसने कितना बेवकूफी भरा काम किया है। जो जार ने जिस तरीके की कमांडरशिप दिखाई, जो लीडरशिप दिखाई इस वॉर के टाइम में, उससे लोग बिल्कुल हैप्पी नहीं थे। सोल्जर भी थोड़े से डीमोरलाइज हो गए
कि ये तो किस तरीके का प्लान बना रहा है ना? तो सोल्जर्स भी ऐसे लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, है ना? तो सोल्जर्स का गुस्सा जार के ऊपर, नॉर्मल पीपल भी जार से नाराज। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि जार के अगेंस्ट में पूरा जो सिचुएशन जो है ये बिल्डअप हो जाएगा। नाउ अब ये तो बात कर रहे थे लोगों की डेथ हुई, सोल्जर्स की डेथ हुई, इन सब का ना। अब जो इंडस्ट्री जो है उसका कंडीशन तो बहुत बर्बाद हो गया रशिया में। देखो, रसिया में इंडस्ट्री तो ऐसे कुछ खास ज्यादा था नहीं। जो भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्री था, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि दूसरे कंट्री से कुछ कंपोनेंट आते थे। देखिए, रसिया में जो भी इंडस्ट्री थी, इसके लिए जो भी मशीन है, जो भी सामान है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए तरह तरह के सामान लगते हैं ना, टूल्स वगैरह लगते हैं, ये सब रसिया में नहीं मिलता था। रसिया यूरोप से लेके आता था इनको। रसिया यूरोप से ये सामान, ये मशीन खरीद के लेके आते थे और अपने कंट्री में उसको यूज करते थे। लेकिन वॉर स्टार्ट होने के कारण वो सब सामान रसिया में लाने में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जिस रास्ते से सामान लेके आएंगे उस रास्ते पे जर्मन पीपल का कंट्रोल था, है ना? बाल्टिक सी के से लेके आना पड़ता था। जो भी रॉ मटेरियल लगती थी ना, वो बाल्टिक सी से लाना पड़ता था, लेकिन बाल्टिक सी में जर्मनी वालों का कंट्रोल था। तो रसिया में इंडस्ट्री के लिए जो सामान चाहिए, जो भी मशीनें चाहिए, अब मान लो रसिया में कोई मशीन काम कर रही है कोई फैक्ट्री में, वो मशीन खराब हो गई। अब उसके लिए कोई छोटा सा कोई टूल चाहिए, वो टूल कहां से मिलेगा? तो यूरोप से। अब लाया कैसे? मतलब मशीन खराब, मशीन बंद। तो रसिया में जो भी इंडस्ट्री जो थी, उन्होंने प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर दिया। अब रसिया में जो रेलवे की जो लाइंस जो थी, वो भी खराब होने लगी, वो भी टूटने लगी, क्योंकि उनको भी तो मेंटेनेंस चाहिए होता है ना, कोई भी मशीन को मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो रसिया में जो रेलवे लाइंस जो है उनका मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा था, तो वो भी खराब होने लगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो भी मशीन्स थे वो खराब होने लगे। गवर्नमेंट का पूरा फोकस था वॉर के ऊपर। ठीक है, जो लोग काम कर सकते थे, जो थोड़े से स्किल्ड पीपल जो थे, रसिया की जो गवर्नमेंट जो थी, जो जार था, उन लोगों ने उसको लड़ने के लिए भेज दिया। ऐसे पीपल, ऐसे वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनके पास कुछ एबिलिटी था। रसिया ने क्या किया? रसिया की जो गवर्नमेंट उस समय थी, उन्होंने उनको भेज दिया कि जाओ जाके लड़ाई करो, वॉर करो। तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? वर्कर नहीं है, मशीन नहीं है, रेलवे लाइन टूटी फूटी है, प्रॉब्लम तो होगा। और ये बहुत प्रॉब्लम हुआ, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। ठीक है, जो छोटे मोटे वर्कर्स जो काम कर रहे थे, जो वर्कशॉप फैक्ट्री वगैरह थे, धीरे धीरे बंद होने लगे। इवन जो ग्रेन्स की बात करें, जो अनाज, अब कभी भी वॉर मान लो किसी कंट्री में हो रहा है, तो क्या प्रॉपर तरीके से वो लोग अपने वर्क पे फोकस कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। तो रसिया में जो ग्रेन्स जो थे, वो क्या करने लगे? से लेकर के जो लोगों के लिए ग्रेन्स पहुंचना चाहिए था, रसिया की गवर्नमेंट उन ग्रेन्स को भेजने लगे आर्मी के लिए। रसिया की गवर्नमेंट जो है, उन ग्रेन्स को भेजने लगे आर्मी को, ताकि आर्मी उन ग्रेन्स को खाएगी और वॉर करेगी। इससे सिटी में ग्रेन्स का जो ब्रेड वगैरह जो था, इनका जो है काफी स्कैरसिटी हो गया, है ना? काफी स्कैरसिटी हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम, कॉमन पीपल को खाना नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री बर्बाद, रेलवे बर्बाद, वर्कर्स को जॉब नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो रही है। ऐसा सिचुएशन जब होगा किसी कंट्री में, तो क्या उस कंट्री के लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुस्सा नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। तो रशिया के जो पीपल जो थे, ये भी बहुत ज्यादा नाराज हो गए जार से, बहुत ज्यादा। तो ये नाराज होके ये क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि ये लोग जो नाराज हो जाएंगे, रशिया के जो पीपल्स, ये नाराज होके ये रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अब आप देखो, रेवोल्यूशन तो दो, एक तो 19 ये फरवरी के टाइम में रेवोल्यूशन होगा, और दूसरा जो है ये होगा अक्टूबर के टाइम में, है ना? तो आने वाला जो वीडियो जो है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ, फरवरी में क्या क्या हुआ, अक्टूबर में क्या क्या हुआ। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग में बात आपको मैं बताऊं, ये जो रेवोल्यूशन है ना, अगर इंटरनेशनल डेट के हिसाब से देखोगे तो फरवरी और अक्टूबर डेट बोलना गलत है। अगर इंटरनेशनल डेट सिस्टम को अगर आप मानते हो, जो कि आज के प्रेजेंट डे में सभी कंट्री मानती है, हम लोग भी मानते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फरवरी एंड अक्टूबर का डेट ही गलत है। तो सही डेट क्या है? कौन से डेट में? अगर हम लोग ये बोलते हैं ना कि 1917 का फरवरी के टाइम में ये रेवोल्यूशन हुआ था, तो इंटरनेशनल डेट सिस्टम के हिसाब से ये रॉन्ग है। अक्टूबर में हुआ था अगर बोलते हैं, तो ये गलत है। तो कौन से मंथ में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा आपका क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2
सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से ये टॉपिक एंड होता है। पार्ट 3 में हम लोग आगे फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।